जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हम लोग रसायन विज्ञान की सीरीज को शुरू कर रखे थे और मैंने आपको बहुत ही प्यारे अंदाज में मैंने आपको परिचय वाला चैप्टर पढ़ाया। उसके बाद में हम लोगों ने पदार्थ एवं इसकी अवस्था पढ़ा। फिर मैंने आपको 3 नंबर का चैप्टर तत्व यौगिक और मिश्रण बताया। फिर मैंने आपको जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका नाम था परमाणु संरचना। देखिएगा, मैंने आपको परमाणु संरचना में कई बातें बताई थी। एक बार मैं आपका 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर देता हूँ। उसके बाद में अपन कोशिश करेंगे कि आज की इस 1.5 या पौने 2 घंटे की क्लास में पूरी की पूरी चीजें अपन खत्म कर पाए। गौर करिएगा एक बार आप। अगर मैं बात करूं किसकी, परमाणु की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परमाणु क्या होता है। अगर मैं बात करूं परमाणु की, तो ये परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ का क्या होता है बताओ? सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ का क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। इसको हम लोग और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इसका परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, मतलब एटम्स इज इनडिविजिबल। ये बातें बताई किसने थी? ये बातें सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं प्रमाणीकरण के रूप में किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने बताई थी। लेकिन आपको एक नाम और याद रखना है, जिसका नाम है महर्षि कणाद। क्या नाम है साथियों? महर्षि कणाद। ये जो महर्षि कणाद है, ये जो महर्षि कणाद है, इस महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में क्या बताया था? इसने हमें परमाणु के बारे में अवगत कराया था, लेकिन इसने कभी भी इसका प्रमाणीकरण या रजिस्ट्रीकरण नहीं दिया था। ये अपन को नाम तो याद रखना है। लेकिन उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में मुझे कौन सा नाम याद रखना है? जॉन डाल्टन। क्या नाम याद रखना है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में प्रमाणीकरण के रूप में 1808 में प्रमाणीकरण के रूप में किसकी खोज करी थी बताओ? प्रमाणीकरण के रूप में किसने खोज करी थी? जॉन डाल्टन ने करी थी। कब करी थी? 1808 में। किसने करी थी बताओ? 1808 में। सर आवाज साफ नहीं आ रही है, सर वाइब्रेट हो रहा। एक बार चेक कर लेना सब कुछ सही है क्या। देखिएगा, जॉन डाल्टन ने किसकी खोज करी बताओ? परमाणु की खोज करी है। ठीक है। अब एक बार गौर करना, मैंने आपको कई बातें परमाणु के बारे में बताई थी। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि परमाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि परमाणु विज्ञान का पिता कौन है, तो पता होना चाहिए कि परमाणु विज्ञान का पिता कौन है? जॉन डाल्टन है। ये मैंने आपको कल बताया था। कौन है बताओ? जॉन डाल्टन है। अगर मैं बात करूं 2 नंबर के पॉइंट की, तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि परमाणु का आकार कितना होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। या फिर क्या होता है? एक एंगस्ट्रोम होता है। क्या होता है? एक एंगस्ट्रोम। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि परमाणु के बीचों बीच में एक धन आवेशित गोला होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको अपन एक फर्मी भी बोलते हैं। अगर मैं उसके बाद में बात करूं 4 नंबर पे, आपको कोई पूछे इस नाभिक की खोज किसने करी, आपको बताना है नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। किसने करी थी साथियों? रदरफोर्ड ने करी थी। अगर मैं उसके बाद में 5 नंबर के पॉइंट की बात करूं, तो ऐसा कौन सा परमाणु है जो न्यूट्रॉन रहित होता है? अगर मैं बात करूं कौन सा परमाणु न्यूट्रॉन रहित होता है, तो न्यूट्रॉन रहित परमाणु का नाम क्या बताओ? हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन रहित परमाणु का नाम साथियों क्या है? हाइड्रोजन है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, देखो ये पॉइंट तो अपने पास हो गए। फिर अगर मैं आगे बात करूं कि अपने पास ये जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन क्या होता है? ये न्यूट्रॉन परमाणु का कण होता है। ये देखो साथियों, मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं। ये पॉइंट आपको पता चल गए होंगे कि अपने पास न्यूट्रॉन रहित परमाणु का नाम क्या बताओ? हाइड्रोजन है। अब आपको कोई पूछे कि कौन से परमाणु का आकार बड़ा होता है, कौन से का छोटा होता है, तो सबसे बड़े परमाणु का नाम क्या है मेरे पास? सीजियम है। सबसे बड़े परमाणु का नाम मेरे पास क्या है बताओ? सीजियम है। और सबसे छोटे परमाणु की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटे परमाणु की अगर मैं बात करूं, तो सबसे छोटा परमाणु मेरे पास क्या है साथियों? हीलियम। सबसे छोटा परमाणु मेरे पास क्या है साथियों? हीलियम है। तो ये दो शब्द अपने पास ये भी ध्यान में रखने हैं और आपको ये भी ध्यान में
रखना है। चलो अब अपन आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब अपन को नई चीज पढ़नी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये जो परमाणु थे उन परमाणु के अवयवीकरण बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि परमाणु के कुछ अवयवीकरण स्थायी होते हैं और कुछ अवयवीकरण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो मैंने स्थायी अवयवीकरण आपको बता दिए थे। आज अपन क्या पढ़ते हैं? अपन पढ़ते हैं अस्थायीकरण। देखिएगा, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। यहाँ की जो चीजें हैं वो अधिकतर आपको रटनी पड़ती है, क्योंकि ये स्मृति बेस्ड होता है, स्मृति आधारित होता है। इनको अपन को याद रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, मेरा नाम क्या है? पॉजिट्रॉन। सबसे पहला कण का नाम क्या है बताओ? पॉजिट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये पॉजिट्रॉन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिट्रॉन क्या है। तो मैं इसके कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। अगर मैं बात करूं इसके पहले पॉइंट की, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। ये क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। अगर मैं 2 नंबर की पॉइंट की बात करूं, इसका संकेत क्या होता है? अगर मैं बात करूं इसके संकेत की, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन का संकेत माइनस में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर मैं 3 नंबर की पॉइंट की बात करूं, अगर कोई आपसे पूछे इस पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी, तो आपको क्या बताना है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी बताओ? पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी बताओ? एंडरसन ने। अगर मैं 4 नंबर के पॉइंट की बात करूं कि इस पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इस पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये का यही द्रव्यमान मैंने आपको कल की क्लास में इलेक्ट्रॉन का बताया था। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। चलिएगा, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे मैं आपको बताता हूं एंटी प्रोटॉन। अगर मैं 2 नंबर में बात करूं एंटी प्रोटॉन की, तो एंटी प्रोटॉन किसका एंटीकण होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं, यह प्रोटॉन का क्या होता है बताओ? प्रतिकण होता है। यह प्रोटॉन का क्या होता है बताओ? प्रतिकण होता है। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं कि इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत हमेशा याद रखना P माइनस होता है। अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने करी, अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज करने वाले का नाम क्या था बताओ? शिगर था। अब मुझे पता है कईयों को समस्या रहेगी कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये जो डाटा है ना, ये आपको अपनी मेमोरी में सेट ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे समझने की चीजें बहुत कम है, तो आपको ये चीजें अपनी मेमोरी में सेट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब मैं यूं कह सकता हूँ, आपको ये बातें रटनी ही पड़ेगी। देखिएगा, मैं आपको 4 नंबर का पॉइंट बताता हूँ, इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.673, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। 1.673 इंटू 10⁻27 kg। तो ये इसका क्या आ गया बताओ? द्रव्यमान आ गया। और आप जानते होंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होता है, और एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है? इतना ही होता है। अब एक बार गौर करना आप, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर के एंटी कण की। अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर के एंटी कण की। 3 नंबर का एंटी कण मेरे पास है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब एक बार गौर करना, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है। अगर मैं इस एंटी न्यूट्रिनो या फिर इसकी बात करूं, इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसकी खोज किसने करी। अगर कुछ खास पॉइंट है इसका, तो अपन को केवल यही पॉइंट याद रखना है, इसकी खोज का। इसकी खोज किसने करी बताओ? पाउली ने करी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसके ऊपर आवेश कैसा होता है, जैसे इसके ऊपर आवेश कैसा था? पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है बताओ? आवेश रहित। क्या होता है बताओ? आवेश रहित होता है। अब चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का पॉइंट बताता हूँ आपको, मैसोन। अगर कोई आपसे पूछे कि इस मैसोन की खोज किसने करी, इस मैसोन की खोजकर्ता का नाम क्या है? यूकावा। इस मैसोन के खोजकर्ता का नाम क्या है?
बस आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है, मेसोन के खोजकर्ता का नाम क्या बताओ, युकावा है। इसका मतलब मैंने कल की क्लास में आपको स्थायी कण बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पर अपने पास क्या बताओ, अस्थायी कण है। तो आपको ये अस्थायी कण पता होने चाहिए। मैंने आपको एक बार इसका क्विक रेस्पॉन्स दिखा दिया। मैंने आपको कहने का मतलब अपने पास जो अपन एक दृष्टि में सारे बातों को देख सकते हैं, वो मैंने आपको सामने लिख करके दे दिया है। आप आराम से इन चीजों को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, इतने में मैं एक बार आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। आवाज को आवाज को सही करो। देखिए अब आवाज बिल्कुल सही आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल सही आ रही है। हाँ मुझे पता था कि पहले वॉइस प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आप आवाज को लेकर के परेशान ना होइएगा। देखिएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास ये जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर क्या क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। दोनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले मैं आपको परमाणु के और टॉपिक करा देता हूँ। अपने पास टॉपिक का नाम है परमाणु के रूप। अपने पास क्या बताओ, परमाणु के रूप है। अपने पास क्या साथियों, परमाणु के रूप है। अगर मैं परमाणु के रूप की बात करूं तो परमाणु के रूप में आपको पहले नंबर का क्या याद रखना है, पहले वाला क्या याद रखना है आपको, समस्थानिक याद रखना है। अगर मैं समस्थानिक की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आइसोटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। लेकिन एक बार गौर करना, अगर मैं इसी शब्द का विच्छेदन करूं, सम प्लस स्थान प्लस एक, इसका मतलब क्या हो गया, समान स्थान पर आने वाला परमाणु क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। एक बार आप यहां पर गौर तो करना, क्या लिखा हुआ है, सम का मतलब क्या होता है, सम्मान, स्थान का मतलब स्थान, सम्मान स्थान पर आने वाले परमाणु, सम्मान स्थान पर आने वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, समस्थानिक कहलाते हैं। चलिएगा आपने ये देखा होगा कि समस्थानिक अपन किसको कहते हैं, इसका यूज क्या होता है। अब मैं आपको इसकी या लगा करके दूसरी परिभाषा बता रहा हूं, समस्थानिक किसको कहते हैं। ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या तो समान हो, ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या तो समान हो, परमाणु संख्या तो समान हो, लेकिन लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ, समस्थानिक कहलाते हैं। अब एक बार गौर करना आप, ये समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स, सम प्लस स्थान प्लस एक, समान स्थान पर आने वाले परमाणु। इसका मतलब आप यूं समझिए कि इनकी जो परमाणु संख्या है या फिर इनकी जो द्रव्यमान संख्या है, वो द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए बताओ, समान होनी चाहिए। मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब मुझे पता है कईयों को ये बातें हजम नहीं होगी, वो कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है समान स्थान पर। देखिएगा
आप लोगों ने कभी जीवन में आवर्त सारणी का नाम तो सुना ही होगा। आपने कभी जीवन में आवर्त सारणी का नाम तो सुना ही होगा। उस आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व सजे रहते हैं टेबल के रूप में। आवर्त सारणी के अंदर बहुत सारे तत्व एक टेबल के रूप में सजे रहते हैं और टोटल उसमें 118 तत्व होते हैं। अब देखिएगा, ये जो आवर्त सारणी थी, इस आवर्त सारणी को अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाने का प्रयास किया था। कहने का मतलब आप यूं कह सकते हो कि इन तत्वों को एक टेबल के रूप में सजाने का प्रयास अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, लेकिन सारे वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए। ठीक है, देखो मैं बात करूं, सबसे पहले डुबेराइनर आता है। सबसे पहले कौन आता है? डुबेराइनर आता है और वो तत्वों को अलग अलग समूह में रखना चाहता है, लेकिन होता क्या है, वो बहुत कम तत्वों के साथ प्रयोग कर पाता है और वो फेल हो जाता है। उसके बाद में मार्केट में कौन आता है? उसके बाद में मार्केट में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आता है। न्यूलैंड अपना एक सिद्धांत लेकर गया था जिसको बोलते हैं अष्टक सिद्धांत, है ना। उसके अंदर वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार पहले वाला तत्व आठवें वाले तत्व से क्या रखेगा? समानता रखेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि पहले वाला तत्व आठवें वाली समानता से, आठवें से समानता रखता है, तो न्यूटन का अष्टक नियम हो गया, सॉरी न्यूलैंड का। तो ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, वो भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि कैल्शियम के बाद वाले तत्वों को समझा नहीं पाया था। अगर उसके बाद में बात करूं तो कौन आता है? मेंडेलीव आता है। मेंडेलीव ने भी बहुत प्रयास किए थे और टेबल के रूप में सबसे पहले इन तत्वों को सजाया था। उस समय केवल 63 तत्व ही विद्यमान थे। कितने तत्व विद्यमान थे बताओ? 63 तत्व ही विद्यमान थे उस समय। ज्यादा तत्व मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। अब हुआ क्या था कि ये जो जैसे जैसे समय बढ़ा तो उनको लगा कि हम लोग ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए हैं। फिर मार्केट में आता है हेनरी मोजले। कौन आता है? हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले ने कौन सी आवर्त सारणी दी बताओ? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी बताओ किसने दी बताओ? हेनरी मोजले ने। किसने दी बताओ? हेनरी मोजले ने। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस हेनरी मोजले ने आधार किसको बनाया था? आधार इसने किसको बनाया था? परमाणु संख्या को बनाया था। किसको बनाया था? परमाणु संख्या को। जैसे ही इसने परमाणु संख्या को आधार बनाया, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। क्योंकि उसका कारण समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, कुछ परमाणु ऐसे थे जो परमाणु संख्या को तो समान रखते हैं लेकिन उनका भार अलग अलग हो गया था। इससे पहले, इस हेनरी मोजले से पहले जितने भी वैज्ञानिक आए थे, उन सब ने किसको आधार बनाया था? उन सब ने परमाणु भार को अपना मुख्य आधार बनाया था। किसको बनाया था बताओ? परमाणु भार को मुख्य आधार बनाया था। समझ गया? अब एक बार गौर करना आप लोग कि अपने पास, ये जो अपने पास परमाणु है, इसके जो रूप उसमें समस्थानिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास है हाइड्रोजन। मेरे पास क्या बताओ? हाइड्रोजन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इस हाइड्रोजन के मेरे पास कितने समस्थानिक है? इस हाइड्रोजन के मेरे पास टोटल 3 समस्थानिक है। पहले वाले समस्थानिक का नाम पता है क्या है? पहले वाली समस्थानिक का नाम है प्रोट्रियम या फिर प्रोटियम। दूसरी वाली का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरी वाली का नाम है ट्राइटेरियम। तीसरी वाले का नाम क्या बताओ? ट्राइटेरियम है। अब एक बार गौर करना आप, ये जो प्रोटियम है इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 1H1। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 1H2। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 1H3। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखने का तरीका ये होता है जेड अक्स ए। क्या होता है बताओ? जेड अक्स ए। यहाँ पर ये ए क्या है? यहाँ पर ये ए द्रव्यमान संख्या है। यहाँ पर ये ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और कई बार इसी को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु भार भी बोलते हैं। कई बार इसी को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु भार भी बोलते हैं। अगर मैं इस अक्ष की बात करूं तो ये अक्ष किसको दर्शाता है? ये परमाणु को दर्शाता है कि मतलब मेरे पास कौन सा परमाणु है। अगर मैं बात करूं इस जेड की, तो जेड क्या है मेरे पास? ये जेड है मेरे पास। ये जेड मेरे पास क्या है? परमाणु संख्या। ये जेड मेरे पास क्या बताओ? परमाणु संख्या। या फिर मैं यूं कह सकता हूँ कि इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोनों की संख्या। क्या बोल सकता हूँ मैं? प्रोटोनों की संख्या। या फिर मैं यूं इसको क्या बोल सकता हूँ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी।
क्या बोल सकता हूँ बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकता हूँ। तो आपको इसका दिख रहा होगा कि ढांचा के साथ जेड अक्ष है। अब इसी के अंदर अगर देखो 1H1, अब यहाँ पे ये 1 क्या है, यहाँ पे 1 ये है परमाणु संख्या। इसका मतलब मैंने क्या कहा, ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके देखो अगर मैं बात करूं परमाणु संख्या की तो इनकी परमाणु संख्या देखो समान है, 1 1 और 1, लेकिन इनकी देखो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, समस्थानिक कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक है, तो आप ये बताओगे। अब देखो एक बार आप, अगर कोई आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन के इस समस्थानिक का उपयोग क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, इसका यूज होता है सामान्य जल बनाने में, इसका यूज होता है सामान्य जल में। अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की, इसका उपयोग होता है भारी जल बनाने में। इसका उपयोग कहाँ होता है बताओ, भारी जल बनाने में। अगर मैं ट्राइटियम की यूज की बात करूं, इसका यूज होता है रेडियो सक्रियता में। इसका क्या होता है बताओ, रेडियो सक्रियता में होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि समस्थानिक क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि समस्थानिक अपने पास क्या होता है। आपने देखा होगा कि समस्थानिक अपन उसको बोलते हैं जिसमें परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। चलो अपन थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। आपके पेपर में प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं, तो आपको हाइड्रोजन ही बताना है। अब मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ, सर्वाधिक समस्थानिकों वाला सर्वाधिक समस्थानिकों वाला परमाणु। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक समस्थानिकों वाला परमाणु कौन सा है, आपको क्या बताना है साथियों, आपको बताना है, क्या बताना है, पोलोनियम के पास कितने समस्थानिक होते हैं, टोटल 27 होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 27 होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं बताओ साथियों, 27 होते हैं। देखिएगा अपन आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि परमाणु के रूप में समस्थानिक क्या होता है। देखिएगा, एक होता है कार्बन 12, और एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। अब एक बार यहाँ पे आप देखोगे ना, इनके नाम ऐसे ही पढ़ते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके समस्थानिकों के नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो अलग अलग है, जबकि कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जिनके नाम अलग अलग है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। इसका मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और सारे परमाणुओं के नाम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसी प्रकार से लिखते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। अगर मैं बात करूं आइसोबार की, अगर मैं बात करूं इसकी संभारिक की, ये संभारिक क्या होता है, ये आइसोबार क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग, ये संभारिक क्या होता है। अगर मैं बात करूं संभारिक की, तो इसमें एक बार आप ये अंदाजा लगाना, ये सम का मतलब तो क्या हो जाएगा, प्लस भार का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस इक का मतलब क्या हो जाएगा। अब मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ अब मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, समान परमाणु भार वाले परमाणु, समान परमाणु भार वाले परमाणु क्या कहलाएंगे मेरे पास, संभारी कहलाएंगे। अगर मैं इसकी आपको एक अच्छी परिभाषा बताऊं, इसकी अच्छी परिभाषा अपने पास क्या हो सकती है, तो मैं इसको इसे लिख देता हूं, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिसमें, ऐसे परमाणु जिसमें, अब देखो ये परमाणु भार है ना, ये इसी परमाणु भार को अपन कई बार द्रव्यमान संख्या भी बोल देते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, इसी को अपन कई बार क्या बोल देते हैं,
द्रव्यमान संख्या भी बोल देते हैं। अब देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु भार तो समान हो, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाती है? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाती है बताओ? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब एक बार गौर करना आप, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल क्या है, देखो इसको मैं ये लिखूंगा 19 पोटेशियम 40। क्या लिखूंगा मैं? 19 पोटेशियम 40। दूसरा मेरे पास क्या है? 20 कैल्शियम 40। देखो पोटेशियम का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? पोटेशियम का द्रव्यमान 40 होता है, और कैल्शियम का द्रव्यमान भी क्या होता है? 40 होता है। अब यहाँ पर अपन को एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पर अपन को एक बात समझ में ये आ रही है कि यहाँ पर ये जो 40 है, ये इसका क्या है बताओ? ये इसका परमाणु भार है, ये इसका द्रव्यमान संख्या है। ये दोनों तो क्या बताओ? समान है। जबकि यहाँ पे देखो, ये देखो क्या है? ये भिन्न है, ये भिन्न है। ये तो लिखा है मैंने, ऐसा परमाणु जिसमें परमाणु भार तो क्या हो? समान हो, लेकिन इसमें परमाणु संख्या क्या हो बताओ? भिन्न भिन्न हो। देखो ये बात, ये मेरी चीजें करती है। ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु भार तो समान हो, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? समभारी कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? सब भारी कहलाता है। यहाँ पर अपन को लिखना था, लेकिन परमाणु संख्या, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो बताओ? भिन्न भिन्न हो। अब ये मेरे पास एग्जाम्पल आ गया। अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर पे। अब 3 नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ? सम न्यूट्रॉनिक। 3 नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ साथियों? मेरे पास हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अब ये सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? अगर मैं बात करूं सम न्यूट्रॉनिक की, तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। तो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है। चलो मैं एक बार आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको, मैं वापस से आपको बताऊंगा वो क्या होता है। अपन बात करते हैं किसकी? परमाणु के लक्षण की। अपन बात करते हैं किसकी? परमाणु के लक्षण की। परमाणु के लक्षण के अंदर अगर मैं पहली बात करता हूँ कि पहली बात करता हूँ कि मैं किसकी? प्रोटॉनों की संख्या की। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही किसकी होती है बताओ? वही परमाणु संख्या। जितने प्रोटॉन होते हैं उस परमाणु की परमाणु संख्या भी उतनी ही होती है। अगर मैं 2 नंबर पे बात करूं, अगर मैं 2 नंबर पे बात करूं किसकी बताओ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किसके बराबर होती है बताओ? परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी परमाणु में उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। या यूं कह सकता हूँ कि आवर्त सारणी में अगर कोई तत्व 6 नंबर पे आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखो ये अपने पास हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 3 नंबर पे अपने पास क्या बताओ?
द्रव्यमान संख्या। अगर कोई आपसे पूछ ले कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या हमेशा होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अगर कोई मान लो कि आपसे ये पूछ ले, अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखना। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। मैं यूं भी तो कह सकता हूँ द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। मैं यूं भी तो कह सकता हूँ द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। एक बार गौर करना, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। अब एक बार गौर करना आप, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये परमाणु भार क्या होता है, ये परमाणु भार कैसे निकलता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा परमाणु भार को पता है कि कार्बन 12 को अपन आधार बना करके परमाणु संख्या निकालते हैं। मैं इसको ये लिख सकता हूं, कार्बन 12 का द्रव्यमान बट्टा 12 गुणा जो अपने पास परमाणु होता है, जो एटम होता है वो अपने पास हो जाएगा। इसका मतलब परमाणु भार हमेशा अपन कार्बन 12 को आधार बना करके ज्ञात करते हैं, उसमें बट्टा 12 करके गुणा ये कर देंगे अपन, वो किसी भी परमाणु का भार निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो परमाणु भार है ना अपने पास, ये परमाणु भार आपको याद नहीं रखना है। आपको पता होगा ये फॉर्मूला आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो अपने पास परमाणु भार है, इस परमाणु भार को अपन किस में लिखते हैं, AMU में लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको अपन, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब परमाणु भार को अपन AMU में दर्शाते हैं हमेशा। किसमें दर्शाते हैं साथियों, AMU में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं, AMU में दर्शाते हैं। तो आपको पता चला होगा कि परमाणु के लक्षण क्या होते हैं अपने पास। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, न्यूक्लियॉन कहते हैं। आपको पता होगा कि सपोज करो ये मेरे पास परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। इसी नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब इसको संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, इसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखना एक बार आप, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये परमाणु भार कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इस परमाणु भार को निकालने का अपने पास कोई तरीका नहीं है। वैसे आपको ये चीजें रटनी पड़ती है, आपको ये चीजें क्या होती है, रटनी पड़ती है। परमाणु भार निकालना बहुत टेढ़ी खेल होती है, ये अपने को निकाला नहीं जाता है, अपन इसको रट लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो आप फटाक से बताते हो 24 होती है। कोई आपसे पूछेगा सोडियम का कितना होता है, तो आप फटाक से 23 बताते हो। कोई आपसे पूछेगा आर्गन का कितना होता है, आप फटाक से बताते हो 36 होता है। तो ये आ रहा है कैसे है, ये कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता होगा अपनी जो आवर्त सारणी है, अपनी जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं टोटल, टोटल 118
तत्व होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं बात करूं 118 में से जो शुरुआत के 20 है, उन शुरुआत के 20 को आपको क्या करना है, याद करना है। उन शुरुआत के 20 को आपको क्या करना है, बताओ, याद करना है। अब आपको याद करना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मतलब इस प्रकार से अपन को चीजें क्या करनी है, याद करनी है। ये मैंने आपको 30 तक बता दिया है। मेरे तो आवर्त सारणी लगभग लगभग याद है। अगर वैसे याद नहीं रहता है तो मैं किसी न किसी तरीके से उनको बता देता हूँ, लेकिन आपको कम से कम कहाँ तक याद होनी चाहिए, आपको कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए। और आपको 20 तक के तत्वों के परमाणु भार भी आपको अपनी टंग के ऊपर याद होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इस आवर्त सारणी में जो भी तत्व सम संख्या में आते हैं, देखो परमाणु भार निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जो भी परमाणु भार सम संख्या पर आते हैं, जो भी परमाणु भार सम संख्या पर आते हैं, उसको इंटू 2 करके क्या निकल जाएगा, उसका परमाणु भार निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आपको पता होगा हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, लेकिन उसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। उसका परमाणु भार कितना होता है, बताओ, 4। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम 3 नंबर पे, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर। जबकि बेरिलियम का पता है कितना होता है, कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन की, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। जबकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है साथियों, 12 होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सम संख्या में आता है उसको इंटू 2 करके इसका परमाणु भार निकालना है। लेकिन लेकिन जो विषम संख्या में आता है, कहाँ आता है बताओ, विषम संख्या पर आता है। इसको इंटू 2 करना है और प्लस 1 भी जोड़ना है। उसके अंदर प्लस 1 भी जोड़ना है, क्या निकल जाएगा अपने पास, विषम संख्या का परमाणु भार निकल जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिएगा, इसके अंदर अपवाद है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, अपवाद है। इस सिद्धांत का अपवाद है, इस नियम का अपवाद है। इस नियम का अपवाद मेरे पास पहला क्या है, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1। अब आप 1 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2। 2 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो मेरे पास एक नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। जबकि उसका वास्तव में देखा जाए तो कितना होता है, बताओ, 14 होता है। अब देखो 7 दूनी 14, एक 15 होना चाहिए, लेकिन ये भी नाइट्रोजन भी क्या है, बताओ, इस नियम का अपवाद है। अब आप कोई और भी देख लो, कोई भी देख लेना भले ही आप, सारे के सारे क्या होते हैं बताओ, इसी नियम से निकलेंगे। जैसे मैं बात करूं 3 नंबर पे क्या आता है, लिथियम आता है। लिथियम कितने नंबर पे आता है, बताओ, 3 नंबर पे। और इसका कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं बात करूं 5 नंबर पे क्या आता है, बोरोन आता है। 5 नंबर पे अपने पास क्या आता है, बोरोन। 5 दूनी 10 और 1 11। 5 दूनी 10 और 1 11। अगर मैं बात करूं 7 नंबर पे क्या आता है, आपको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। लेकिन ये इसका अपवाद है, इसका 15 नहीं होकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आती है फ्लोरीन। 9 दूनी 18 और 1 19। इसका मतलब ये चीजें अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको परमाणु के लक्षण समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे के सारे परमाणु के लक्षण एक ही पेज में खत्म कर दिए, आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, मैंने आपको परमाणु के लक्षण बता दिए, आपको परमाणु के लक्षण समझ में आ गए होंगे। अब एक बार गौर करना आप, मैं आपको वापस से पिछली स्लाइड पर लेकर के चलता हूं। अगर आप पिछली स्लाइड को देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया कि ये सम न्यूट्रॉनिक। अब आपको पता होना चाहिए कि सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है।
सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस सम न्यूट्रॉनों की, अगर मैं बात करूं सम न्यूट्रॉनों की, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, हम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एक सम न्यूट्रॉनिक। अब एक बार गौर करना, यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, लेकिन लेकिन ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, लेकिन लेकिन परमाणु संख्या या ऑब्लिक लगा करके, द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो बताओ, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, कम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। कम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ, कम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। देखो ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, लेकिन परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब यहाँ पर एक बार गौर करना आप लोग, यहाँ पर गौर करना, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने आपने देखा होगा कि ऐसे कौन से परमाणु होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आपने देखा होगा न्यूट्रॉन हमेशा अपन कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से, द्रव्यमान संख्या में से अपन प्रोटॉनों की संख्या जब घटा देते हैं तो क्या बनता है अपने पास। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सपोज करना यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है 23 सोडियम, सॉरी गलत लिख दिया, 11Na23, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, 11Na23 लिखा हुआ है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये 11 क्या है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये 11 क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस 11 की, तो आपको पता होना चाहिए ये 11 क्या है, ये 11 है मेरे पास परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है बताओ, द्रव्यमान संख्या, ये मेरे पास क्या बताओ, द्रव्यमान संख्या। चलो मैं एक बार आपको आगे दिखा देता हूँ, देखिएगा एक बार आप, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, देखिएगा इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कुछ इस प्रकार से दिखाया होगा। चलो मैंने आपको बना करके नहीं दिखाया है। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, इसी प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, इसको लिखने का तरीका कैसे कैसे होता है, जेड अक्स ये होता है, ठीक है। अगर मैं जेड की बात करूं तो ये जेड मेरे पास क्या है, परमाणु संख्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या बताओ, द्रव्यमान संख्या, ये मेरे पास क्या बताओ, द्रव्यमान संख्या है। अब एक बार वापस एक और करना आप, अगर मान लो कि इस द्रव्यमान संख्या में से आप ये घटा दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो मुझे एक चीज बताइएगा आप, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं इस एग्जाम्पल पर बात करूं तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। लेकिन इसी के समतल, इसी के समानांतर अपने पास एग्जाम्पल है 12 mg24, क्या होता है 12 mg24। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी अपने पास कितना आ रहा है, 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन क्या बताओ, समान है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने आपको परमाणु के रूप बताए, आपको परमाणु के रूप भी समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको परमाणु के लक्षण बताए, परमाणु के लक्षण भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिएगा अब अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिए, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, सर कैसे पता लगा कि द्रव्यमान संख्या 40 है? देखिएगा कैसे पता चला। देखो, मैं आपके कमेंट अब पढ़ पा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि देखो द्रव्यमान संख्या अपन ऐसे निकालते हैं। देखो, अब मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो, ऐसे पता चलता द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है। देखो, आपको केवल 20 तक ही याद रखना होता है। आपको कहाँ तक याद रखना होता है? केवल और केवल 20 तक ही याद रखना होता है। अगर आप 20 तक याद रखोगे ना, तो आराम से चीजें निकल जाएगी। देखो, अगर कोई सम संख्या पर आ रहा है, तो आपको इंटू 2 करना है बस केवल। परमाणु भारी क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आवाज तो सही को दिया बस सर। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए, आपका ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं। चलिएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको रिवीजन कराया था। क्या कराया था? रिवीजन। उसके बाद में देखो मैंने आपको क्या करवाया था। उसके बाद में मैंने आपको अस्थायी कण बताए थे। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद में मैंने आपको परमाणु के रूप बताए थे। क्या बताए थे बताओ? परमाणु के रूप बताए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये परमाणु के जो रूप होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परमाणु के लक्षण पढ़े थे। और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये डाटा आराम से समझ में आया होगा। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि परमाणु के सिद्धांत। अब अपने पास जो टॉपिक है उसका नाम है परमाणु के सिद्धांत। क्या नाम है बताओ? परमाणु के सिद्धांत। अब आपको क्या बताना है बताओ? आपको बताना है परमाणु के सिद्धांत। अगर मैं बात करूं परमाणु के सिद्धांत की, तो परमाणु के सिद्धांत अलग अलग लोगों ने दिए थे। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे कि परमाणु अविभाज्य होता है। फिर बाद में पता चला कि परमाणु तो विभाजित हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो बाद में क्या होंगे? अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, वो अपने अपने प्रयोग करेंगे। एक बार आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ किसके बारे में। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जॉन डॉल्टन का। जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगर मैं बात करूं जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की, तो जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है समझने की कोशिश करना। ये जॉन डॉल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में क्या कहता है। अगर मैं बात करूं इसकी उपलब्धि की, अगर मैं बात करूं इसकी उपलब्धि की, इसने ऐसी क्या बात बोली थी कि इसका नाम मार्केट में हाईलाइट हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि ये सिद्धांत कब दिया गया, ये सिद्धांत 1808 में दिया गया। मैं आपको मोटी और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अपन ज्यादा गहराई में जाने की इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने एग्जाम के लिहाज को देखा जाएगा। देखो, जॉन डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये मार्केट में कब आता है? 1808 में आता है। कब आता है? 1808 में। अगर मैं बात करूं इसकी उपलब्धि क्या है, इसने ऐसा क्या कांड कर दिया था, इसने ऐसी क्या बात बोल दी थी कि आज भी अपन इसको याद रखते हैं। इसने क्या कहा था? कि परमाणु अविभाज्य होता है। इसने क्या कहा था? कि परमाणु अविभाज्य होता है। अर्थात उसने ये कहा था कि परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर मैं बताऊं इसके मॉडल की, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका मॉडल किस प्रकार का होता है, तो इसका मॉडल कुछ इस प्रकार से होता है। इसका मॉडल कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके मॉडल में अगर मैं बात करूं, इसका मॉडल जब था ये 1808 में इसने जब खोज करी थी, तो इसके परमाणु मॉडल में ना तो इलेक्ट्रॉन थे, ना प्रोटॉन थे, ना न्यूट्रॉन थे। कोई भी ऐसा कण नहीं था जो अपन को इसके अंदर दिखाई दे। कोई भी एंटी कण, कोई भी स्थायी कण, कोई भी अस्थायी कण, कुछ भी नहीं था। केवल और केवल एक गोले के रूप में था। केवल और केवल एक गोले के रूप में था। आप जब देखते हो ना, आपने गोल गोल पत्थर की बॉल देखी होगी, उसी प्रकार का पूरा गोल होता है।
और मैं बात करूँ कि अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि जो परमाणु मॉडल है, ये परमाणु मॉडल है, ये अपने आप में क्या बताओ, ठोस, गोला। अब आपके पेपर में आ सकता है, अब आपके पेपर में आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, तो आपके पेपर में आ सकता है कि ठोस गोला मॉडल भी किसको बोलते हैं, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इसकी असफलता का कारण क्या था, इसकी असफलता का कारण क्या था, देखो इसने अपने परमाणु सिद्धांत में और भी बहुत बातें बोली थी, और भी बहुत बातें बोली थी। जैसे मैं बात बताऊं कि इसने क्या कहा था, कि इसने ये कहा था कि जब वे परमाणु और ये परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो आपको पता होगा ये या तो यौगिकों का निर्माण करेंगे या फिर किसका निर्माण करेंगे, अणुओं का निर्माण करेंगे, ये भी इसने बताया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। इसने ये बोला था कि अगर ये दोनों परमाणु समान है, अगर ये दोनों परमाणु समान है तो उनके गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। फिर उसने ये बताया कि अगर मान लो कि आप एक परमाणु कोई और लेते हो, दूसरा परमाणु कोई और लेते हो, तो उनके गुणधर्म भी क्या होंगे बताओ, अलग अलग होंगे, और जो उत्पाद बनेगा वो भी एक अलग टाइप का बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या क्लोरीन है, ये HCl बन गया, और वहां पे हाइड्रोजन गैस बन गया था। इसका मतलब यूं समझ में आया मुझे, और आपको भी यूं समझ में आया होगा कि अगर मान लो कोई समान परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो या तो वो अणु बनाएंगे या फिर वो यौगिक बनाएंगे, लेकिन अगर वो समान परमाणु है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। अगर उनके परमाणु अलग अलग है, अगर उनके परमाणु क्या है, अलग अलग है, अगर उनके परमाणु अलग अलग है तो उनके गुणधर्म भी क्या होंगे बताओ, अलग अलग ही होंगे। ये इसने दो बातें और बताई थी। अगर मैं और बात करूं, देखो ये कुछ गहराई की बातें होती है, इतना अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है वास्तव में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, अगर मैं 3 नंबर की पॉइंट की बात करूं, सपोज करना कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ भी कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसका मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 है। तो अगर मैं मान लो कि उधर जाऊं तो इन दोनों की द्रव्यमान संख्या जुड़ करके कितनी आएगी बताओ, 2। तो यहाँ पर ये भी कितनी आनी चाहिए, 2 ही आनी, कितनी आनी चाहिए बताओ साथियों, 2 ही आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपन बोलेंगे कि ये जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसने ये बताया था कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है बताओ, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान हमेशा जितना इधर है उतना ही उधर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सपोज करिएगा एक बार आप, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे, तो 17 दूनी 34 और 1 35, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 36। इसका मतलब यहाँ भी 36 होना चाहिए तो उधर भी 36 ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन बोल देंगे कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो होता क्या है, ये जॉन डाल्टन बहुत मेहनत करता है बेचारा, ये जॉन डाल्टन बहुत मेहनत करता है इस परमाणु सिद्धांत के ऊपर, इसने बहुत रिसर्च करी, बहुत मेहनत करी इस बंदे ने, लेकिन होता क्या है कि भी कमी रह गई। इसने क्या किया, इसने ये बता दिया कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन वास्तव में हमें पता चला था बाद में जाकर के कि परमाणु के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकले थे, परमाणु के अंदर से ही प्रोटॉन निकले था, परमाणु के अंदर से ही न्यूट्रॉन निकला था। इसका मतलब परमाणु तो विभाजित हो गया। जब आपको पता ही परमाणु विभाजित हो गया तो ये तो असफल हो गया, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इसकी असफलता का कारण, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ इसकी कमी या असफलता का कारण। अगर मैं बात करूं इसकी कमी की, तो इसकी कमी क्या हो जाएगी, इसकी कमी यही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में परमाणु का विभाजन। इसका मतलब आपको परमाणु सिद्धांत में पहले वाला आपको समझ में आया होगा, पहले वाला है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अब मेरे पास है 2 नंबर पे, अब मेरे पास 2 नंबर पे है जे थॉमसन का परमाणु। अब मेरे पास 2 नंबर पे है जे थॉमसन का परमाणु, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। अब अगर मैं बात करूँ ये मार्केट में कब आता है, ये 1898 में आता है। सोचिएगा एक बार आप, वो 1808 में और ये 1898 में, लगभग 90 सालों तक उसने अपना परचम लहराए रखा।
मतलब कहने का मतलब उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। 90 सालों तक उसने राज किया था इस दुनिया के अंदर परमाणु के लिए, लेकिन अब जो आएंगे ना, जितने भी वैज्ञानिक आएंगे, तो वो उतना राज इस दुनिया में नहीं कर पाएंगे। ये 1898 में अपने प्रयोग लेकर के आता है। इसने पहली खास बात क्या बोलता है, अगर मैं इसकी उपलब्धि की बात करूं, अगर मैं इसकी उपलब्धि की बात करूं तो इसकी उपलब्धि मेरे पास क्या है, इसकी उपलब्धि मेरे पास क्या है। अगर मैं आपको इसकी पहली उपलब्धि बताऊं तो इसकी पहली उपलब्धि ये है कि इसका परमाणु क्या मॉडल क्या है, परमाणु उदासीन होता है। इसका परमाणु मॉडल बताओ क्या होता है, उदासीन होता है। इसका परमाणु मॉडल क्या होता है बताओ, उदासीन होता है। अगर उदासीन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है कि इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे इसमें उतने ही क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब सपोज करो कि 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या इलेक्ट्रॉन है, इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये परमाणु क्या होता है बताओ, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात आप, ये क्या होता है बताओ, उदासीन होता है। अगर गौर करना चाहिए कि जो परमाणु मॉडल अगर उदासीन है, जो परमाणु मॉडल अगर उदासीन है, उसको अंदर से खोखला भी होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये जो परमाणु मॉडल है, ये जो जे थॉम्सन है, ये अपने परमाणु मॉडल को ये तो बता देता है कि परमाणु मॉडल उदासीन होता है, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं कर पाता है कि परमाणु मॉडल खोखला होता है। अब एक बार वो करना, आप एक बार मैं आपको इसका परमाणु मॉडल बना करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा, इसका परमाणु मॉडल किस प्रकार से होता है, अगर आप देखोगे ना, इसका परमाणु मॉडल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार एक तरबूज का मॉडल होता है। आपने देखा होगा कि जब आप तरबूज के 2 भाग करते हो बीच में से, तो उसके अंदर बीज उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार परमाणु के मॉडल के अंदर होता है। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अंदर भी बीज उसी प्रकार से संयोजित होते हैं। अब आपको देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखो ये बीज सजे हुए हैं ऐसे, और आपने उस तरबूज का ऐसे दो फाड़ किया आपने। जब आपने इसको बीच में से काटा तो आपको पता होगा आपको एक डबरी मिलेगी। जो डबरी मिलती है ऊपर से, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको बीजों का संयोजन कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा। आपको बीजों का संयोजन इसी प्रकार से दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये जो लाल वाला भाग है, ये वास्तव में मैंने हरा बनाया है, लेकिन आपको इसको लाल समझना है। ये लाल भाग तो क्या होता है बताओ, धनात्मक होता है। ये लाल भाग तो क्या होता है बताओ, धनात्मक होता है। और इसके अंदर ये जो बीज दसे होते हैं, ये बीज जो होते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, ऋणात्मक की तरह कार्य करते हैं। देखिएगा, मैं आपको यूँ बता सकता हूँ कि जे थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल है, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल की अगर मैं बात करूं तो जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल में अपन को पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की खोज 1886 में हो गई थी। अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, मतलब खोज तो हो गई थी। इसका मतलब इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब जितने प्रोटॉन और उतने इसमें क्या होते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उतने क्या होते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब परमाणु क्या होता है बताओ, उदासीन होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी कमी की, तो इसने कमी क्या रख दी थी, इसने क्या बताया था कि परमाणु उदासीन होने के बावजूद भी अंदर से खोखला नहीं है। अंदर से क्या नहीं बताओ, खोखला नहीं। अंदर से क्या नहीं बताओ, अंदर से
खोखला नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अंदर से खोखला नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, हर चीज आपको समझाऊंगा, आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसने दूसरा पॉइंट क्या बताया था, इसकी दूसरी कमी क्या थी, इसकी दूसरी कमी ये भी थी, इसकी दूसरी कमी ये भी थी कि परमाणु में नाभिक का पता नहीं लगा सकता। परमाणु में नाभिक का पता नहीं लगा सका। अब एक बार गौर करना, आप देखो जो गलतियां जॉन डॉल्टन ने करी थी, अगर उन गलतियों को वो दूर नहीं करेगा, अगर उन गलतियों को दूर नहीं करेगा तो इस आदमी का नाम मार्केट में हाईलाइट नहीं होगा। अब देखो जब ये अपना प्रयोग करता था, जब ये अपना प्रयोग किया था तो इसको पता चल गया था कि ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु टूट जाता है। ये परमाणु क्या होता है बताओ, टूट जाता है। अगर ये परमाणु टूट जाएगा तो आपको पता होगा कि ये अलग अलग इसका विभाजन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बताओ, विभाजन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा साथियों, विभाजन हो जाएगा। अब देखो इसका जो विभाजन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे और इसमें क्या आएंगे बताओ, प्रोटॉन्स भी आएंगे। इसमें क्या आएंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे। लेकिन खास बात क्या थी, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। इसका मतलब उदासीन हो जाएगा। लेकिन गलतियां क्या हो गई, ये उदासीन होने के बावजूद इसके अंदर से क्या था, भरा हुआ था। इसको खोखला होना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अंदर से क्या था बताओ, खोखला नहीं था। ये अंदर से क्या नहीं था बताओ, खोखला नहीं था। और उसकी गलती क्या थी बताओ, परमाणु में नाभिक का पता नहीं लगा पाया। अब एक बार गौर करना आप, ये जो इसका मॉडल है, इसके मॉडल की अगर अन्य नाम की बात करूं, इसके मॉडल की अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो इसके मॉडल के अन्य नाम मेरे पास क्या आएंगे। इसको पर क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। और आपको पता है क्या, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं साथियों, इसी को अपन तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से तरबूज होता है, तरबूज में जिस प्रकार से लाल लाल वाला भाग होता है और जिस प्रकार से उसके बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं और जो लाल वाला भाग है वो किसकी तरह काम करेगा, प्रोटॉन की तरह काम करेगा। अब एक बात और करना, इसमें प्लम और पुडिंग की बात करूं, इसमें प्लम और पुडिंग की बात करूं तो प्लम ऋणात्मक की तरह कार्य करता है और पुडिंग धनात्मक की तरह कार्य करता है। समझ गए आप? इसका मतलब ये मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी है। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन चलते हैं आगे। अब मेरे पास 3 नंबर पे कौन आता है, तीन नंबर पे कौन आता है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत कब दिया था, 1911 में दिया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी खास बातें क्या थी। इसकी खास बात क्या थी वो एक बार गौर करना आप। इसकी खास बात ये थी, परमाणु उदासीन के साथ साथ खोखला भी होता है। परमाणु उदासीन के साथ साथ परमाणु उदासीन के साथ साथ खोखला भी होता है। परमाणु उदासीन के साथ साथ क्या होता है बताओ, खोखला भी होता है। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, ये पहला नंबर का पॉइंट था, परमाणु उदासीन के साथ साथ क्या होता है बताओ, खोखला भी होता है। 2 नंबर की बात, परमाणु के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसकी दूसरी खास बात, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर मैं इसके 3 नंबर की खास बात की बात करूं, इसका 3 नंबर की खास बात क्या थी, इसने ये बताया था परमाणु के मध्य धनावेशित भाग को नाभिक बताया। क्या बताया बताओ, नाभिक बताया।
अब एक बार गौर करना, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये पहला पॉइंट जे थॉमसन ने भी बताया था, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दी थी बताओ, गड़बड़ी कर दी थी। अब मुझे एक चीज बताओ, आप इस आदमी का नाम मार्केट में हाईलाइट क्यों होगा बताओ। सपोज करो कि मैं किसी भी चीज की तैयारी करता हूँ, सपोज करो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता हूँ और मैं असफल हो जाता हूँ। मैं क्या हो जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ, और मैं मेरी असफलता का कारण लोगों को बताता हूँ कि मैं असफल क्यों हो गया था। मेरी असफलता का कारण ये भी हो सकता है कि मैंने मेरी पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखी होगी, मैंने अपनी पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखी होगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैंने कोई भी कोचिंग से, कोई भी ऑनलाइन कोर्स से, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने सब कुछ किताबों से पढ़ा है और मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था चीज़ों के बारे में क्या होता है। ये भी आपकी असफलता कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपका कोई और कारण रहा होगा, इसका मतलब ये असफलता कारण है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो आदमी उस पेपर को निकाल लेता है तो आपको पता होगा वो आदमी तभी निकाल पाता है जो वो या तो क्या रहेगा, अपने एग्जाम के प्रति, कोई भी अपन तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति क्या रहेगा, वो या तो वह निरंतर रहेगा, रोज तैयारी करेगा वो। दूसरी बात, वो अपने लक्ष्य पर फोकस रहेगा। तीसरी बात, वो किसी न किसी कोचिंग माध्यम से जुड़ा रहेगा ताकि उसको मोटिवेशन मिलता रहे। चौथा, जो अपने आसपास सर्कमस्टांस में जो अपन को परेशानी होती है उनको भी वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा। तो ये चीजें होती है उनको सफल होने के लिए। इसी प्रकार से इस रदरफोर्ड का नाम अपन मार्केट में हाईलाइट क्यों रखेंगे, क्योंकि ये पिछले वाले आदमी की कमी को जब दूर ही नहीं करेगा, जब ये दूर ही नहीं करेगा तो इसका नाम मार्केट में आएगा कैसे। तो परमाणु को उदासीन किसने बताया था, जे थॉमसन ने भी बताया था, लेकिन उसने खोखला नहीं बताया था। तो इसने क्या बताया, ये खोखला भी होता है, उसकी कमी दूर हो गई ना। दूसरी बात क्या थी कि इसने नाभिक की खोज नहीं करी थी। उसने ये बताया था कि परमाणु में नाभिक नहीं होता है, उसने नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इस रदरफोर्ड को पता चला कि इस परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है बताओ, एक धनावेशित गोला होता है। उसी धनावेशित गोले को बाद में क्या आ गया, नाभिक बताया गया। अब इसके परमाणु मॉडल में नई बात क्या है कि परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताओ, चक्कर लगाते हैं। अगर मैं बात करूं परमाणु के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप इसको यूं समझिए, आप ये अपना पास क्या है बताओ, परमाणु है। ये अपने पास बताओ क्या है, परमाणु है। अगर मैं इसके परमाणु की बात करूं तो इसके परमाणु के मॉडल के अंदर बीचों बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। इसी नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसी नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताओ, इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताओ, इसके चक्कर काटते हैं। तो देखो परमाणु उदासीन के साथ साथ क्या होता है, खोखला भी होता है। इसका मतलब केवल अंदर ही अंदर से भरा हुआ है, केवल इतना इतना ही क्या है, भरा हुआ है। इसका मतलब परमाणु क्या होता है, उदासीन भी होता है और परमाणु क्या होता है, खोखला भी होता है। देखो ये अंदर से यहाँ क्या पूरा का पूरा खोखला है, केवल अंदर इतना सा भाग है जो क्या है, भरा हुआ है। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, खोखला भी होता है। दूसरी बात, परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तीसरी बात, परमाणु के मध्य में धनावेशित बापू उसने क्या बताया, नाभिक बताया। इसी की खोज किसने करी, इसने करी। अब एक बार गौर करना आप, ये मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके मॉडल के अन्य नाम क्या है, इसके मॉडल के अन्य नाम क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसके मॉडल के अन्य नाम क्या है तो आप इसके मॉडल के अन्य नाम क्या बताओगे। अगर मैं बात करूं इसके मॉडल के अन्य नाम, तो अन्य नाम में मेरे पास पहला तो नाम क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सौर मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, सौर मॉडल। 3 नंबर का मेरे पास क्या है, सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इसको अपन यूं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सौर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हो गया और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल हो गया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। मतलब इसके अन्य नाम हो गए। अब मैं एक बार आपको और समझाता हूँ। सपोज करना एक बार आप, ये मेरे पास परमाणु है और इस परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है बताओ, इस परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है। अब मैं इस नाभिक की बात करूँ तो ये नाभिक क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। ये नाभिक क्या होता है बताओ, प्लस होता है। अब एक बार गौर करना आप लोग, अगर आप एक बार गौर करना, ये मेरे पास जो है
अगर मैं प्रकाश की किरणों को ऐसे, सॉरी, अगर मैं अल्फा कणों को यहाँ से गुजारूंगा तो वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। अगर मैं अल्फा कणों को यहाँ से गुजारूंगा तो वो क्या हो जाएंगे बताओ, सीधे निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ से अल्फा कणों को गुजारूंगा तो वो भी क्या हो जाएंगे बताओ, सीधे निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ से अल्फा कणों को गुजारूंगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ से अल्फा कणों को गुजारूंगा, मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से ये क्रम आगे तक जाएगा। आपको चीजें समझ में आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखो अब एक बात और करना, अगर मैं एक अल्फा कण को यहाँ से गुजारूंगा, देखो इस बार देखो ये यहाँ तक आएगी और इस बार इसको लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा बैठा हुआ है, तो ये किरण यहाँ से भाग जाएगी। ये किरण यहाँ से क्या हो जाएगी बताओ, ऐसे भाग जाएगी। अब देखो कोई अल्फा बनाएगा ऐसे, फिर इसको लगेगा यहाँ कुछ ना कुछ है, तो वो किरण कैसे भाग जाएगी बताओ, ऐसे भाग जाएगी। समझ गए आप? मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि एक अल्फा कण यहां से ऐसे जाता है, एक अल्फा कण यहां से ऐसे जाता है, तो वो होता क्या है, वापस इसी दिशा में वापस लौट जाता है, वापस इसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब एक अल्फा कण ऐसे जाएगा, एक अल्फा कण ऐसे जाएगा और वो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा और इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर एक अल्फा कण ऐसे जाता है तो वापस इसी दिशा में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये अल्फा कण ऐसे जा रहा है तो ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। अगर ये अल्फा कण ऐसे जा रहा है तो ये भी क्या होता है बताओ, इस प्रकार से निकल जाएगा। अब देखो एक भी अल्फा कण क्या हो जाएंगे, अपने कोण से मुड़ेंगे नहीं, वो सीधे निकल जाएंगे ऐसे। अगर मान लो कि एक अल्फा कण यहां से गुजारता हूं, वो भी क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। यहां से निकालता हूं, वो भी निकल जाएगा। अब एक बार आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, देखो मैंने यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम बनाया है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे ढंग से ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ से किरणें जा रही है, अब देखो ये ऐसे जाएगी तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी ऐसे जाएगी, लेकिन ये भी क्या हो जाएगी बताओ, ऐसे निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ऐसे जाएगी और वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। ये देखो सीधी जाएगी और सीधी निकल जाएगी, और सारी की सारी क्या हो जाएगी बताओ, सीधी जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगी बताओ, सीधी निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी। अब देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये किसका बनाया, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी किरणें जाएगी बताओ, अल्फा किरणों को भेजेंगे। अब एक बार गौर करना, आपको पता होगा इसके चारों कौन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इसके चारों कौन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो ये प्लस में होता है, वो क्या होता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, वो माइनस में होता है। इसका मतलब इसके किनारों पर क्या होता है, इसके किनारों पर माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है बताओ, प्लस होता है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को खींच लेता है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। लेकिन जैसे ही बीच में से जाएगा तो इसको पता चलेगा कि मेरे जैसा कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको क्या करेगा, धक्का दे देगा वापस से। इसका मतलब इसको पता चलेगा कि ये अल्फा कण पॉजिटिव थे, तो इसके अंदर ये भी क्या बताओ, पॉजिटिव है, ये भी क्या बताओ, पॉजिटिव है। ये आपने देख लिया होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी असफलता का कारण क्या है, अगर मैं बात करूंगा कि इसकी असफलता का कारण क्या है, इसकी असफलता के कारण की बात करूं तो इसकी असफलता का कारण लिख लीजिए आप,
परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर पाया बताओ? व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर पाया बताओ? व्याख्या नहीं कर पाया। इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई बताओ? कमी हो गई। अब ये इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करना है। बारा सपोज करना ये मेरे पास एक परमाणु है, ये इसका क्या नाभिक है, ये एक परमाणु है। अब देखो ये परमाणु है मेरे पास। अब आपको पता होगा जब एक इलेक्ट्रॉन के चारों चक्कर काटता है, जब आप भी एक मैदान के बार बार चक्कर काटते हो तो आपको भी पता होगा कि ऊर्जा में क्या आ जाती है बताओ? ऊर्जा में कमी आ जाती है। ऊर्जा में क्या आ जाएगी बताओ? कमी आ जाएगी। जब आप चक्कर काटोगे तो ऊर्जा में क्या आती है बताओ? कमी आती है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बार बार क्या करेगा? अंदर की ओर गिरने की कोशिश करेगा, इस प्रकार हो जाएगा और अंततः कहाँ गिर जाएगा? अंततः इस नाभिक के अंदर ही गिर जाएगा। अंततः कहाँ गिर जाएगा बताओ? इसी नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस परमाणु का तो कुछ रोल ही नहीं बचा, इस परमाणु का तो स्थायित्व ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कहाँ पर आकर के? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है ना तो परमाणु का स्थायित्व नहीं बचता है, केवल नाभिक बचती है। तो ये बातें किसकी कमी रह गई थी? ये रदरफोर्ड की कमी रह गई थी। अब मैं आपको अगला बता देता हूं। अगला मेरे पास 4 नंबर में है नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, अगर मैं नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत की उपलब्धि की बात करूं तो इसने क्या कहा था? जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है। अर्थात लगातार चक्कर काटता रहता है, अर्थात क्या करता है? लगातार चक्कर काटता है। अर्थात लगातार क्या करता है? चक्कर काटता रहता है। अब आप इसको यूं समझिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार गौर करना आप लोग। सपोज करना ये पहली कक्षा है, ये इसके अंदर दूसरी कक्षा है, ये इसके अंदर तीसरी कक्षा है, ये अपने पास चौथी कक्षा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास नाभिक है, ये मेरे पास क्या है? नाभिक है। सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काट रहा है, सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काट रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं आएगी, ना ही उसकी ऊर्जा में कोई बढ़ोतरी होगी। ना तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, ना ही उसकी ऊर्जा में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो गिरेगा नहीं। अब आपको पता होगा ये कमी किसकी थी? ये कमी रदरफोर्ड की थी। उसको पता चला था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के चक्कर काटता है तो अपनी ऊर्जा में हानि करता है और अंततः कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जबकि इसने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है, अर्थात लगातार चक्कर काटता रहता है। अब सपोज करो कि अगर मान लो कि मैं कहीं से कोई और इलेक्ट्रॉन ले आऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन लाऊंगा तो ये क्या करेगा? ये ऊपर वाली कक्षा में कूद जाएगा और इसमें चक्कर लगाने लग जाएगा। सपोज करो कि इसके अंदर अगर मैं कमी करूंगा तो वापस इस कक्षा में आ जाएगा और इसमें चक्कर काटता रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा इसके अंदर अगर अपन थोड़े से इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाली कक्षा में चलता रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे तो ये नीचे वाली कक्षा में क्या करेगा? चक्कर काटता रहता है, लेकिन कभी भी नाभिक में नहीं गिरेगा, कभी भी ये नाभिक में नहीं गिरेगा। इसका मतलब इसकी खास बात मेरे पास ये हो गई। और सारी की सारी खास बात वो की वही है कि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु खोखला होता है, परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। लास्ट खास बात क्या थी मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बातें इसकी एकदम से खास बात थी कि इसकी मेहनत होगी। ये सिद्धांत कब देता है? ये 1913 में। कब देता है? 1913 में। अगर मैं बात करूं इसकी, देखो 1913 में सिद्धांत देता है, ये इतनी बातें इसने बताई थी। अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी थी हाइड्रोजन
कि आगे वाले परमाणुओं को नहीं समझा गया। परमाणुओं को नहीं समझा गया। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के आगे वाले परमाणुओं के, क्या बताओ, नहीं समझा पाया, इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपने पास क्या है, ये केवल हाइड्रोजन तक ही समझा पाया, उसके बाद में ये नहीं समझा पाया। अब देखो उसके बाद में कौन आता है, बोर एंड बरी योजना। उसके बाद में क्या आती है, बोर एंड बरी योजना। अब देखो ये अपने पास लास्ट है, इसके बाद में ये असफल नहीं होगी। इसने क्या बताया था, परमाणु की बाह्य कक्षा में, और सारी की सारी बातें आपको वहां से कॉपी पेस्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सब कॉपी पेस्ट करनी है। इसकी जो यूनिक अपने पास उपलब्धि वो क्या है, परमाणु की बाह्य कक्षा में बोलो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, तो इसने क्या कहा था, इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा दी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या दी बताओ, अवधारणा दी। इन्होंने क्या दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा दी। अगर मैं 3 नंबर के पॉइंट की बात करूं, तो इसने क्या बताया था, इसने कक्षा के अंदर, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला पर कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर से। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर से निकालते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कैसे निकालते हैं, 2n स्क्वायर फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये चीजें किसने बताई थी, ये बोर एंड बरी स्कीम ने बताई थी। और ये एक ऐसा स्कीम था जिसके अंदर ये असफल नहीं होते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। जिस प्रकार से मैं बात करूं किसकी, जॉन डॉल्टन की, तो जॉन डॉल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में टूट गया था, इसका मतलब वो असफल हो गया। उसके बाद में बोला था जे थॉमसन क्या कहता है कि परमाणु उदासीन होता है, लेकिन उसका मॉडल क्या नहीं था, खोखला नहीं था, वो भी फेल हो गया। उसके बाद में कौन आता, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, परमाणु इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटता है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था, उसकी ऊर्जा में हानि हो रही थी और अंततः वो कहाँ गिर गया था, नाभिक में गिर गया था। इसका मतलब परमाणु का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसके बाद में कौन आता है, नील्स बोर क्या कहता है, नील्स बोर ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है और ना ही बढ़ोतरी होती है। वो उसी निश्चित कक्षा में बार बार चक्कर काटता रहता है, बार बार उसी कक्षा में क्या करता है, चक्कर काटता रहता है, कोई हानि नहीं होती है। इसका मतलब उसने इस समस्या को दूर कर दिया। लेकिन हुआ क्या, ये एक संयोग मात्र था। नील्स बोर ने जब प्रयोग किया तो वो हाइड्रोजन से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को समझा नहीं पाया। हाइड्रोजन से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व थे ना, उनके साथ ये नियम फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब वो भी फेल हो गया। अब देखो होता क्या है, ये जो नील्स बोर था ना, ये बरी नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर के दोबारा से मैदान में आता है। और जब दोबारा से मैदान में आता है तो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसने ये कहा था कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। फिर उसने क्या कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा दी। क्या दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा। ये अपने लिए इतनी नहीं है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2, इस प्रकार से आपने देखा होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। फिर उसने बोला था कि अगर मान लो कि पहली कक्षा में था, मान लेता हूं कि पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो आपको लिखना n बराबर 1। जब n बराबर 1 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे, 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2। इसका मतलब पहले वाले में कितने होंगे, 2। अगर मैं बात करूं फिर ये कक्षा और है, इसके अंदर कितना आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 दूनी 8। इसका मतलब 2 वाले में 8, फिर तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32, फिर पांचवें में 50, फिर छठे में 72। इस प्रकार से आगे चलता रहता है। इसका मतलब मेरी तरफ से जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर था, मैंने आपको बहुत ही प्यारे अंदाज में और अपने बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। देखिएगा साथियों, मैंने आपके साथ बहुत मेहनत करी है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इन शब्दों को, इन कॉन्सेप्ट को डील किया है।
मैंने आप तक उन चीज़ों को शेयर किया है जो मेरे पास थी। अब देखो, आपका काम बचा हुआ है कि आप ऑब्जेक्टिव किताबों को जितना ज़्यादा लगाओगे, आपका उतना ही ज़्यादा भला होगा। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अपन जिस लेवल पर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर कभी भी थ्योरी नहीं आती है, वहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो प्रयास है वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू होना चाहिए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, मैं मानता हूँ, इतना आसान नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो अब आपको बार-बार क्या निकालना है, अब आपको बार-बार ऑब्जेक्टिव सवालों को करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलो साथियों, आज के लिए अपन को बस इतना ही पढ़ना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने आस-पास लोग हैं जो आपसे अच्छे हैं उनसे संपर्क करिएगा और एक मिलाप से आप चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि डिस्कशन से चीज़ें क्या होती है, अपन को जल्दी याद होती है। तो आपके पास जो अच्छे से अच्छा तरीका हो उस तरीकों को अपना करके अपनी पढ़ाई करिएगा। चलो, लास्ट में यही कहूँगा, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अपन बहुत जल्दी मिलेंगे। मुक्तियार, मुक्तियार।